सब जानना चाहते हैं कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। इसको लेकर टीवी 9 भारतवर्ष पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने बड़ा दावा किया है। टीवी 9 से बातचीत में रामदास आठवले बोले कि बीजेपी ने तय कर लिया है कि मुख्यमंत्री कौन होगा और देवेंद्र फडणवीस ही अगले सीएम होंगे और शिंदे को यह संदेश बीजेपी ने दे दिया है। यानी वो दो बड़ी बातें कह रहे हैं। पहली ये कि बीजेपी ने तय कर लिया है कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे और दूसरी ये कि ये संदेश बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को दे भी दिया है। शिंदे को केंद्र की राजनीति में आना चाहिए। शिंदे एक और मौका मांग रहे हैं, ये कहा है रामदास आठवले ने। शिंदे नहीं मानेंगे तो बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी के पास उनके बिना भी बहुमत है, ये कहा है आठवले ने। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का यह बयान अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि इस वक्त हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाह रहा है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि बंपर बहुमत हासिल हुआ है महायुति गठबंधन को। और बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान यह कहा था कि यह चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र के अंदर लड़ा जा रहा है, लेकिन बीजेपी की जिस तरह से सीटें आई हैं उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी की मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी में भी इजाफा हुआ है और यह माना जा रहा है कि बीजेपी अब एकनाथ शिंदे को दूसरा मौका नहीं देगी मुख्यमंत्री पद के लिए। और ऐसे में रामदास आठवले का यह बयान। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले हमारे साथ हैं। सर, 23 तारीख को नतीजे आ गए, लेकिन अभी तक महायुति ये तय नहीं कर पाई है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो मुख्यमंत्री कौन होगा ये बीजेपी के हाईकमांड ने तय किया है कि भाई हमारी सीटें ज्यादा है और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। ये मैसेज माननीय एकनाथ शिंदे साहब को बीजेपी के हाईकमांड ने दे दिया है, लेकिन उस पर एकनाथ शिंदे जी की नाराजगी है कि भाई उनको और थोड़ा सा मौका देना चाहिए, लेकिन उसके लिए बीजेपी तैयार नहीं है। और यहाँ बिहार का फार्मूले का विषय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बिहार का फार्मूला अलग था। माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने नीतीश कुमार जी को भले बोला था कि वह अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, उसी तरह ऐसा चुनाव में या बीजेपी के हाईकमांड ने एकनाथ शिंदे जी को बिल्कुल ऐसा आश्वासन नहीं दे दिया था। इसलिए एकनाथ शिंदे जी ने मानना चाहिए और हमारी महायुति यूनाइटेड रहना ये अपने फायदे का है, महाराष्ट्र के फायदे का है, विकास के लिए आवश्यक है। और इसीलिए मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे साहब ने जो प्रस्ताव बीजेपी ने दिया है उसको मानना चाहिए और जल्दी मंत्रिमंडल बनना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे फिर एकनाथ शिंदे का भूमिका क्या रहेगी? एकनाथ शिंदे जी की भूमिका तो हमारे साथ रहेगी। मतलब एकनाथ शिंदे जी हमारे मित्र है। एकनाथ शिंदे जी थोड़ा उसी तो कर रहे हैं हमको मुख्यमंत्री पद मिलना चाहिए, लेकिन बीजेपी का हाईकमांड उसके लिए तैयार नहीं है और महाराष्ट्र के बीजेपी के लोग भी तैयार नहीं है, कि उनका भी कहना है कि हमको इतनी सीटें मिली है, मतलब एकनाथ शिंदे जी से डबल 2.5 गुना सीटें ज्यादा मिली है। इसीलिए मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना ये अत्यंत आवश्यक है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में रहेंगे या फिर दिल्ली लाना चाहिए? दिल्ली मतलब ऐसा लगता है कि अगर एकनाथ शिंदे साहब सीनियर भी है और वहाँ वो अगर डिप्टी सीएम नहीं रहना चाहते हैं तो उनको दिल्ली में क्या अच्छा मंत्री पद अगर मिलता है तो इसमें कोई न कोई तो कॉम्प्रोमाइज का फार्मूला हो सकता है। मेरा सुझाव ये है कि एकनाथ शिंदे जी ने दिल्ली आना चाहिए और दिल्ली की राजनीति में भी अपना योगदान देने की आवश्यकता है। मान जाएंगे आपको लगता है? ये देखते मान जाएंगे ना नहीं मानेगा ऐसा नहीं है। मान जाएगी नहीं तो अपने पास क्लियर मेजोरिटी है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी शिवसेना के नेता हैं, कार्यकर्ता है, विधायक है, वो कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ने बहुत अच्छा काम किया है, उनको फिर से मौका मिलना चाहिए। नहीं, हम भी बोलते हैं, मतलब वो बोलते हैं ऐसा नहीं, पूरे महाराष्ट्र की जनता बोलती है तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अभी उनको 2.5 साल तो मिले थे, अभी देवेंद्र फडणवीस को मौका देना चाहिए। शुक्रिया हमसे बात करने के। आनंद प्रकाश पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष। और आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बात कर रहे थे आठवले से। घुमा फिराकर नहीं बल्कि सीधे सीधे बात करने में विश्वास रखते हैं रामदास आठवले। और ये बात तो अभी तक किसी ने नहीं बताई, लेकिन आठवले ने आपके साथ इंटरव्यू में आनंद ये साफ कर दिया है कि बीजेपी आलाकमान ने तय कर लिया है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे और एक और मौका चाहते हैं एकनाथ शिंदे, लेकिन ये होगा नहीं। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और क्या जानकारी मिल रही है और क्या बीजेपी के भी बड़े नेताओं से आपकी इस पर बात हुई?
जी देखिए, जो रामदास अठावले ने जो दावा किया है, काफ़ी हद तक उन्होंने वो बातें कही हैं जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और बीजेपी के विधायक चाहते हैं कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि महाराष्ट्र के सबसे बड़े चेहरे देवेंद्र फडणवीस हैं और महाराष्ट्र में बीजेपी एक तरह से भले ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रहे हो, लेकिन बीजेपी देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में ही वहाँ चुनाव में गई थी और जो सीटें आई हैं 132, वो उस बात का नतीजा है कि जो देवेंद्र फडणवीस को आगे करके बीजेपी ने चुनाव लड़ा, जनता ने भी उस पर अपनी मुहर लगाई। और जब डिप्टी सीएम भी थे एकनाथ शिंदे की सरकार में देवेंद्र फडणवीस, तो एक तरह से पूरे शासन प्रशासन में उन्हीं का कंट्रोल था। तमाम जो प्रशासनिक फैसले वही करते थे और आज भी तमाम पार्टी के नेता हो, भले वो उद्धव शिवसेना के नेता हो या एनसीपी के नेता, वो कहते हैं कि मुंबई में जो भी विकास देख रहे हैं उसका श्रेय कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस को जाता है। जब उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए जो तमाम फैसले लिए, अटल सेतु की बात हो या कोस्टा रोड की बात हो, तो ऐसे में रामदास अठावले ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के विधायकों की जो भावना है उसको अपनी आवाज़ दी है। लेकिन हम आपको बता दें कि जो बीजेपी आलाकमान भी ये चाहता है कि देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। उसकी वजह यह है कि पिछली बार जिस तरह से सीटें ज़्यादा होने के बाद भी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया, उस वक्त तात्कालिक मजबूरी थी, क्योंकि बीजेपी ये नहीं चाहती थी कि एक ये मैसेज आए कि बीजेपी ने सत्ता हासिल करने के लिए या अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए शिवसेना को तोड़ा, बाला साहब ठाकरे की बनाई हुई पार्टी को तोड़ा। लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं है। अब असली शिवसेना कौन है ये जनता ने साबित कर दिया। तो ऐसे में बीजेपी को लगता है कि जिस तरह से बम्पर मेजोरिटी मिली है, तो ऐसे में बीजेपी का दावा बनता है, जिस तरह सीटें आई है ऐसे में देवेंद्र फडणवीस का दावा बनता है। और इस बात की पूरी संभावना है कि आज शाम तक बीजेपी जो है महाराष्ट्र के लिए अपने पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान कर दे। जो पर्यवेक्षक महाराष्ट्र जाएंगे वहां पे बीजेपी के विधायकों से बात करेंगे और ये तय करेंगे कि आखिर में बीजेपी का विधायक दल का नेता कौन होगा। और रही बात मुख्यमंत्री कौन होगा, तो जैसे एकनाथ शिंदे ने भी कहा है कि वो बीजेपी के जो बड़े नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा एकनाथ शिंदे से और अजीत पवार से बातचीत करके तय करेंगे। लेकिन अजीत पवार की बात करें तो अजीत पवार ने भी कहीं ना कहीं अपना मन बना दिया। उन्होंने बता दिया कि अगर एकनाथ शिंदे की जगह देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं तो एनसीपी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अब तय करना एकनाथ शिंदे को और बीजेपी को, और इसमें जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका खासी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, यानी बहुत हद तक रजामंदी बनती हुई नजर आ रही है देवेंद्र फडणवीस के नाम पर। महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल का जवाब रामदास अठावले केंद्रीय मंत्री की तरफ से आ गया। उन्होंने साफ कहा है कि बीजेपी आलाकमान ने यह तय कर लिया है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे और यह मैसेज एकनाथ शिंदे को दे भी दिया गया। शुक्रिया आनंद आपका। वहीं महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनाने की तैयारियां तेज हो गई। एकनाथ शिंदे ने सीएम पद से आज इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल ने उन्हें कार्यवाहक सीएम की जिम्मेदारी सौंपी है। एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को सौंपा। राज्यपाल ने अगली सरकार की शपथ लेने तक उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया है। मुख्यमंत्री महोदय ने आज अपना राजीनामा राज्यपाल महोदय को सुपुर्द किया है और राज्यपाल महोदय ने उनको केयर टेकर मुख्यमंत्री के हिसाब से कार्यभार संभालने के लिए बोला है, तो उन्होंने आज से वो कार्यभार संभाला है। सीएम शिंदे के इस्तीफा देने के समय बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस, एनसीपी के अजीत पवार मौजूद रहे। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन ने जीत हासिल की है। वहीं सरकार बनाने को लेकर बीजेपी नेता राहुल नार्वेकर ने कहा कि जल्द ही महायुति के बड़े नेता इस पर फैसला कर लेंगे। चुनाव युति के माध्यम से लड़ रहे हैं। इसमें 3 प्रमुख पक्ष है। ये सभी पक्ष के नेता, हमारे वरिष्ठ नेता, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड इस विषय में निर्णय लेगा और जल्द ही महाराष्ट्र में एक सक्षम सरकार निर्माण होगी। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने टीवी9 से खास बातचीत में कहा है कि इंडिया गठबंधन देश हित के लिए बना है। इसकी अगुवाई कौन करेगा ये अभी ज्यादा जरूरी नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ है। मैम, कल्याण बनर्जी ने कहा है कि कांग्रेस अब फेल हो चुकी है, ऐसे में इंडिया ब्लॉक की जो अगुवाई है टीएमसी को देना चाहिए। ममता इंडिया ब्लॉक जो जिस मंशा से बना है कि सबको एक साथ लेकर चलना है और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अनुसार बना है, वो देश हित के लिए बना है, संविधान की रक्षा करने के लिए बना है, प्रजातंत्र के उसूलों का संरक्षण करने के लिए बना है। तो इसमें किसकी अगुवाई में होना चाहिए वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जितना ज़रूरी है कि हम सब इसमें प्रतिबद्ध रहें कि हम सारी जो बाधाएं आ रही हैं संविधान को लेकर या प्रजातंत्र को लेकर, उस पर हम लड़ाई करें। जिस तरह से कांग्रेस एक के बाद एक राज्य हार रही है, क्या अगुवाई करना है बोले तो इंडिया ब्लॉक की अगुवाई करना कांग्रेस का ठीक रहेगा, या जो पार्टी जो है इंडिया ब्लॉक में
जीत रही है या सत्ता में उसको देना चाहिए? प्लीज देखिए, इंडिया अलायंस की जब इस मीटिंग होगी, आई एम श्योर इस पर चर्चा होगी, सारी सीनियर लीडरशिप ये सब मिलकर निर्णय लेंगे, क्योंकि अभी भी जो भी हमारा काम रहा है सबका कंसेंसस बेस्ड रहा है, तो ब्रॉडर अगर कंसेंसस ये बनता है तो आई एम वेरी सर्टेन कि इस पर निर्णय लिया जाएगा। और अपने इस्तीफे पर टीवी9 से बोले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, पार्टी जो कहेगी वैसा करूंगा। आज राहुल गांधी से मुलाकात करूंगा, नाना पटोले ने कहा। महायुति को लोगों की चिंता नहीं है, नाना पटोले ने टीवी9 संवाददाता आनंद पांडे से बात की। देखो, मैं पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी जो आदेश करेगी तो उस आदेश का पालन करने वाला मेरे आदेश होता है। तो मैं कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राजीव गांधी साहब से भी मिला, हमारे गोपाल जी से मिला, इस विषय पे कोई चर्चा ही नहीं हुई। आज बाद में राहुल जी से मिलता हूँ तो पब्लिक की आवाज़ महाराष्ट्र में क्या है उनके बारे में मैं चर्चा करूँगा। हमें महाराष्ट्र में मूवमेंट जो खड़े करना है उसके बारे में बात करेंगे, उस विषय पे कोई चर्चा नहीं है। आप राहुल जी से मिलेंगे तो कैसे मूवमेंट की आप बात करें, कैसे मूवमेंट आप खड़ा करेंगे महाराष्ट्र? देखिए, पब्लिक की आवाज को हम कांग्रेस उस आवाज को लेके महाराष्ट्र में मूवमेंट खड़ी करेंगे और मैंने सोच लिया, मैं आज मेरा अभी तक मुख्यमंत्री कौन होगा ये महायुति तय नहीं कर पाई, सबसे डिले क्यों होगा? उनके मित्रों के कागज पे जो भी कागज मिलेगा उस पर साइन करने वाला सीएम मिलेगा। राज्य की जनता के लिए, पब्लिक की चिंता थोड़ी है। और अब खबर यूपी से। संभल हिंसा मामले में दर्ज पुलिस की एफआईआर से सनसनीखेज खुलासा हुआ है। एफआईआर के मुताबिक भीड़ ने सोची समझी साजिश के तहत पुलिस पर हमला किया था। संभल हिंसा मामले में पुलिस उपद्रवियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। इस बीच संभल हिंसा मामले में दर्ज की गई पुलिस की एफआईआर से कई खुलासे हुए हैं। एफआईआर के मुताबिक भीड़ सोची समझी साजिश के तहत पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू की थी। इतना ही नहीं, जान से मारने की नीयत से पुलिस पर गोली चलाई गई। दंगाई पुलिसकर्मी की 9mm की मैगजीन तक लूट ले गए। पिस्टल छीनने की भी कोशिश हुई। दंगे में शामिल हिंसक भीड़ ने तोड़ा सीसीटीवी और सबूत मिटाने की कोशिश की। एफआईआर के अनुसार संभल के नखासा चौक पर 150 से 200 लोगों की भीड़ ने दोपहर 12:35 पर सबसे पहले सीसीटीवी कैमरों को तोड़ा। भीड़ ने हॉकी डंडों और पत्थरों से पुलिस पर जान से मारने की नीयत से हमला करना शुरू कर दिया। एफआईआर में यह भी कहा गया है कि भीड़ में शामिल दंगाइयों के नाम गुलबदीन, सुल्तान, हसन, मुन्ना पुत्र जब्बार, फैजान, समद, इनके साथ सैकड़ों की संख्या में अज्ञात भीड़ ने पुलिस वालों पर जान लेने की नीयत से हमला किया था। आपको बता दें कि रविवार को संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़के हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी। दर्जन भर से ज्यादा पुलिस वाले घायल हो गए थे। कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था। और संभल हिंसा पर अखिलेश यादव का बड़ा आरोप सामने आया है। सरकार से 90% लोग दुखी हैं, ये कहना है अखिलेश यादव का। विपक्ष को संभल जाने से रोका जा रहा है। संभल में बीजेपी कार्यकर्ता भड़का रहे हैं। हमारे सांसद पर एफआईआर क्यों की गई? सर्वे टीम के साथ बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद थे। जिस तरह का काम सरकार ने किया है, जाने चली गई हैं, गम के साए में कैसे उत्सव मनाया जा सकता है? जहां जाने चली गई और न्याय नहीं मिल रहा है, तमाम हजारों लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। वहां के सांसद, वहां के विधायक और उनके पुत्र पर झूठे मुकदमे लगाए रहे हैं। पूरी गलती है तो वो सरकार की है। सर्वे जब एक बार हो चुका था, फिर दोबारा सर्वे क्यों करना? और अगर दोबारा सर्वे भी करना था तो आपस में बैठ करके बातचीत की जा सकती थी। बातचीत कर करके जो बातें रह गई थी उनका दोबारा सर्वे कराया जा सकता था। सर्वे के खिलाफ नहीं थे, लेकिन जिस तरह का सर्वे करते समय जो टीम के पीछे नारे लगा रहे थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या सर्वे के साथ और सर्वे टीम के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो भड़का रहे थे? क्या उनके पास ऊपर कार्रवाई हुई? क्या उनको गिरफ्तार किया गया? क्या उनको जेल भेज दिया गया? विपक्ष न जाए वहां पर जो लोग परेशानी और तकलीफ में हैं उनकी बात न सुन पाए, इसलिए इंटरनेट बंद है। वहां पर कोई जा नहीं सकता है। हमारे दो लीडर ऑपोजिशन हैं, दोनों हाउस के, दोनों जाना चाहते हैं आज, लेकिन दोनों को जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। अगर हम भी यहाँ से चल दें, मान लीजिए अभी गेट बंद कर देंगे, हमारे सभी सांसद चाहते हैं कि हम जाएं आज संभल। संभल में अब हालात काबू में हैं। वहीं अब तक कुल 7 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। देखिए टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता पुनीत शर्मा की एक ग्राउंड रिपोर्ट।
आप देखेंगे कि संभल शहर में जिंदगी अब पटरी पर लौट रही है। पूरे शहर को छावनी के तौर पर तब्दील किया गया है, जगह जगह पर पीएसी को तैनात किया गया है। और बता दें कि इस पूरे मामले में दर्जनों लोग घायल हुए थे, कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया था और इसमें कई पुलिस अधिकारी भी जख्मी हुए थे। लेकिन पुलिस ने कुछ घंटों के अंदर पूरे हिंसा पर काबू किया था और उसके बाद शहर में एक तरीके से कर्फ्यू जैसे अघोषित हालात हो गए थे। लोग अपने घरों के अंदर कैद हो गए थे, दुकानें बंद हो गई थी। पुलिस ने इस पूरे मामले में 7 एफआईआर दर्ज की है, जिसमें जो सांसद हैं बर्क, उनके खिलाफ भी एफआईआर है, नामजद एफआईआर है, जबकि सोहेल जो कि विधायक पुत्र हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा लगभग 2500 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ कुल 7 एफआईआर अलग अलग थानों में दर्ज की गई है। और वहीं संभल हिंसा पर विधायक इकबाल महमूद का भी बयान आया है। बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद इकबाल महमूद ने कहा, मेरा बेटा निर्दोष है, मेरे बेटे के ऊपर गलत आरोप लगाए गए। इस वक्त हमारे साथ स्थानीय विधायक मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि पूरा आरोप लगाया जा रहा है आपके बेटे के ऊपर भी, क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर आप? मेरा बेटा निर्दोष है, उसके ऊपर गलत आरोप किया है। कहीं पर भी उसके वहाँ पे मौजूदगी नहीं है। अगर कहीं उसकी मौजूदगी किसी कैमरे में हो तो मैं खुद ही पुलिस को सुपुर्द कर दूंगा। सर, एमओएस है नितिन, वो भी आरोप लगा रहे हैं कि ये तुर्क और पठान की लड़ाई थी, आपसी वर्चस्व की लड़ाई है। ये उन्हें पुरानी बातें मालूमात है, नई की मालूमात नहीं है। वो नशे में ये बातें कर रहे हैं। किसका दोष है इस पूरे मामले में जो स्टोन पेल्टिंग वगैरह हुई है? क्या साजिश थी, क्या कहना चाहेंगे इस पे? नहीं, इसमें सूझबूझ से काम नहीं लिया गया। सूझबूझ से काम लेते तो ये बात जांच में सहयोग करेगा आपका पूरा। और एफआईआर में नाम दर्ज होने पर विधायक के बेटे सोहेल ने TV9 को सफाई दी है। मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए गए हैं, ये सोहेल का कहना है। मैंने हमेशा जनता के लिए काम किया है, ये कहना है सोहेल का। सोहेल हमारे साथ मौजूद है। सोहेल, एफआईआर आपने भी पढ़ी है, एफआईआर में आपका नाम का जिक्र है। नंबर 2 पे आपको आरोपी बनाया गया है, नंबर 1 पर जियाउर रहमान वर्क को बनाया गया है। आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, हिंसा का मुख्य षड्यंत्रकारी बताया गया, क्या कहना चाहेंगे? ये सरासर गलत है। मैं किसी तरह से मैंने कोई बयान नहीं दिया, मैं कभी पब्लिक के बीच में नहीं गया, मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं करा जिससे शहर का अमन अमान खतरे में पड़े। और सारी बातें ये डीएम साहब को, कप्तान साहब को भी मालूम है कि हमेशा हम लोग उनसे सहयोग लेकर जनता के बीच रहकर और आपस में दोनों की जो कड़ियाँ होती है उसको जोड़ने का काम करते हैं। और मेरा मानना यह है कि जब हमें रहना यहाँ पे है, पलना बढ़ना यहाँ पे है, अपने बच्चों को यहाँ देखना है, शहर को यहीं से चलाना है हमें, तो हम कैसे शहर के बीच में कांटे बो सकते हैं। और वहीं बीजेपी सांसद बृजलाल ने कहा है कि संभल में पुलिस की गोली से किसी की मौत नहीं हुई है। पोस्टमार्टम में जो गोलियां मिली हैं, पुलिस उसका इस्तेमाल नहीं करती। सर, संभल में जो हुआ, आप समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ये कह रहे हैं प्रशासन जिम्मेदार है, पुलिस वालों के खिलाफ, डीएम के खिलाफ, एसपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। ऐसा है, अखिलेश यादव फर्जी नैरेटिव बनाने के माहिर हैं। इसके लिए मैं कहूँगा विख्यात नहीं कुख्यात है। जिस तरह से घटना हुई वो सबने देखा है, फुटेज आज भी उपलब्ध है। सुनियोजित ढंग से पुलिस फोर्स पर फायरिंग किया जा रहा है, आगजनी की जा रही है, हमले किए जा रहे हैं, पत्थर और गोलियों से फायर किया जा रहा है। और पुलिस ने जो आत्मरक्षा में कार्रवाई की है, मैं उसकी तारीफ करता हूं, पुलिस के संयम की सराहना करता हूं। 4 मौतें हुई थी, उसके जिम्मेदार कौन है? 4 मौतें, अभी तो उसका इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है कि उनके 100 से जो गोलियां बरामद हुई हैं, वो गोलियां 315 बोर राइफल ये पुलिस इस्तेमाल नहीं करती। 315 बोर के बहुत से कट्टे से फायर किया गया है। यहाँ तक कि 32 बोर 9mm पिस्टल के भी खोखे मिले हैं, जो दंगाइयों ने भरपूर इस्तेमाल किया है। इसलिए ये कहना कि वो मौतें पुलिस की गोलियों से हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। चंडीगढ़ में आज सुबह 2 नाइट क्लब के पास धमाका हुआ। पुलिस ने धमाकों की जांच शुरू कर दी है। मलबे की ये तस्वीरें चंडीगढ़ में नाइट क्लब में धमाके के बाद की हैं। चारों ओर खिड़कियों के शीशे के टुकड़े बिखरे हुए हैं।
जिन 2 नाइट क्लब्स में देसी बमों से धमाके किए गए, उनमें से एक के मालिक सिंगर और रैपर बादशाह हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि रात करीब 3:15 बजे एक शख्स अचानक क्लब में सामने आता है और देसी बम फेंककर भाग जाता है। धमाके के बाद इलाके में धुआं फैल जाता है। दोबारा देखते हैं। तेज धमाकों से नाइट क्लब के शीशे टूट गए। पुलिस और सीएफएल की टीम जांच में जुटी हुई है। धमाके की जगह से बारीक रस्सियां बरामद की गई हैं। फिलहाल हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। चंडीगढ़ पुलिस की फॉरेंसिक टीम ब्लास्ट की जांच कर रही है। जिस वक्त धमाका किया गया उस वक्त नाइट क्लब बंद था। ऐसे में माना जा रहा है कि इन धमाकों का मकसद दहशत फैलाना था। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच फिरौती के पहलू से भी शुरू कर दी है। उदयपुर में पूर्व राजघराने के परिवार के सदस्यों में विवाद के बाद बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात हैं। प्रशासन हालात पर नजर बनाए रखे हुए है। उदयपुर में पूर्व राजघराने के परिवार के सदस्यों के बीच राजतिलक विवाद के बाद प्रशासन ने इलाके में बाहरी लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। एहतियात के तौर पर बैरिकेडिंग कर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। जिला प्रशासन ने मामले में कुर्की की कार्रवाई कर थानाध्यक्ष को रिसीवर नियुक्त कर दिया है। ये जो तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा, देर रात की जो यहाँ पर जो बड़ा जो आमने सामने हो गए दोनों पक्ष, और दोनों जो पूर्व राज परिवार के जो गुट हैं वो दोनों आमने सामने हो गए। पत्थरबाजी हुई है और कांच की बोतलें फेंकी गई हैं। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से, और ये पूरी बैरिकेडिंग कर रखी है। और जब ये देर रात तक जब ये बवाल चला तो उसके बाद में प्रशासन मौके पर पहुँचा, कलेक्टर जो है मौके पर पहुँचे, और ये आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग को किस तरीके से यहाँ जो है उनके समर्थकों ने, विश्वराज सिंह के समर्थकों ने इस बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया था पूरी तरीके से। और ये जो बैरिकेडिंग है इसको तोड़ने के बाद वो गेट के अंदर घुस रहे थे। इससे पहले सोमवार को विवाद के बाद उदयपुर के सिटी पैलेस और विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थकों के बीच पत्थरबाजी हुई थी। 75वें संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा है कि मैं सभी नागरिकों से आग्रह करती हूं कि वे संवैधानिक आदर्शों को अपने व्यवहार में अपनाएं और अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करें। हमारे संविधान हमारे लोकतांत्रिक गणतंत्र की सुदृढ़ आधारशिला है। हमारा संविधान हमारे सामूहिक और व्यक्तिगत स्वाभिमान को सुनिश्चित करता है। आज कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से मैं संविधान सभा के सदस्यों और कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ये देश का सौभाग्य है कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान निर्माण की यात्रा का मार्गदर्शन किया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने प्रगतिशील और समावेशी सोच की छाप हमारे संविधान पर अंकित किया है। संविधान सभा में बाबा साहेब के ऐतिहासिक संबंधों से ये तथ्य स्पष्ट होता है कि भारत लोकतंत्र की जननी है। और संविधान दिवस समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि पीएम मोदी की प्रेरणा से 2015 में हमने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक फैसला लिया। हमारा संविधान हमारे लोगों की वर्षों की तपस्या, त्याग, सामर्थ्य और क्षमता का परिणाम है। हमारा संविधान हमारे मनुष्यों की वर्षों की तप, त्याग, विद्वता, सामर्थ्य और क्षमता का परिणाम है। इसी केंद्रीय कक्ष में लगभग 3 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद उन्होंने देश की भौगोलिक और सामाजिक विविधताओं को एक सूत्र में बांधने वाला संविधान बनाया। संविधान सभा में अलग अलग विचारधारा के लोग सदस्य थे। इसके बावजूद भी उन्होंने एक एक अनुच्छेद पर विचार किया, मंथन किया, पूरी गरिमा और मर्यादा से अपनी सहमति असहमति व्यक्त करते हुए संविधान की रचना की। सार्थक एवं गरिमापूर्ण संवाद की इस उत्कृष्ट परंपरा को हमें अपने सदनों में भी अपनाना चाहिए। हमारा संविधान देश में सामाजिक आर्थिक बदलाव का सुधार रहा है।
और आज मुंबई में साल 2008 में हुए आतंकी हमले की बरसी है। इस मौके पर मुंबई में शहीदों को नमन किया गया। सोलहवीं बरसी के मौके पर मुंबई के पुलिस कमिश्नर ऑफिस परिसर में हमले के दौरान अपनी प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की। आपल्याद्वारे शहीदांचा सन्मान करण्यात येत आहे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और सीएम एकनाथ शिंदे ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सन्मान करण्यात येत आहे। शहीदांना पुष्पचक्र अर्पण केले जात आहे। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने भी बहादुर जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की। आदरणीय श्री दीपक केसरकर। 26 नवंबर 2008 को आतंकियों ने मुंबई के ताज होटल सहित 6 जगहों पर हमला किया था। हमले में करीब 160 लोगों ने अपनी जान गंवाई। सबसे ज्यादा लोग छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स में मारे गए थे। ताजमहल होटल में 31 लोगों को आतंकियों ने अपना शिकार बनाया था। आतंकी हमले के दौरान करीब 60 घंटे तक मुंबई के लोग दहशत में रहे थे। और 26/11 की बरसी के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शहीदों को नमन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया के जरिए 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले के शहीदों को नमन किया। उन्होंने कहा कि 2008 में आज ही के दिन मुंबई में कायर आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों की हत्या कर मानवता को शर्मसार किया। 26/11 के मुंबई हमलों में आतंकियों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होने वाले जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और अपना जीवन गंवाने वाले लोगों को नमन करता हूं। आतंकवाद समूची मानव सभ्यता के लिए कलंक है। आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को पूरी दुनिया ने सराहा है और भारत आज आतंक विरोधी पहलों में विश्व में अग्रणी बना हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि मुंबई में 26/11 को हुए कायराना आतंकी हमले में देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी वीर बहादुर जवानों, पुलिसकर्मियों एवं निर्दोष नागरिकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन करता हूं। मां भारती की रक्षा में आपके त्याग, शौर्य और समर्पण के लिए कृतज्ञ राष्ट्र सदैव ऋणी रहेगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने 160 किलोमीटर लंबी पद यात्रा की है और इस पद यात्रा के दौरान काफी सारे लोग भी शामिल हुए हैं। इस पद यात्रा में बॉलीवुड स्टार संजय दत्त भी शामिल हुए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पदयात्रा में शामिल होने बॉलीवुड के सुपरस्टार संजय दत्त खजुराहो पहुंचे। इस दौरान संजय दत्त ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जमकर तारीफ की। आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मेरे भाई, मेरे छोटे भाई गुरुजी, जिनको मैं गुरुजी कहता हूँ, इनके लिए ये जो काम कर रहे हैं बहुत बड़ा काम है। और इसके अलावा अगर इन्होंने मुझे कह दिया कि संजू बाबा तुम मेरे साथ ऊपर भी चले चलो, तो मैं चला जाऊंगा। गुरुजी मैं हमेशा आपके साथ हूँ और हमेशा आपके साथ रहूंगा। संजय दत्त ने यह भी कहा कि बाबा बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। इनके जात पात मिटाने वाले संदेश को 100% आगे बढ़ाऊंगा। हर महादेव, जय भोलेनाथ। और यूपी के उन्नाव में 150 साल पुराना पुल गंगा में समा गया। अंग्रेजों के जमाने में बने इस पुल पर 4 साल से आवागमन बंद था। गनीमत रही कि इस घटना में किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि कानपुर की तरफ जाने वाले छोर पर पुल जर्जर हो चुका था। पुल का हिस्सा टूटकर गंगा नदी में समा गया। पुल के 10वें नंबर की कोठी का एक बड़ा हिस्सा भर कर नदी में गिर गया। ये पुल अंग्रेजों के जमाने में बना था और इसकी अनूठी वास्तुकला के लिए जाना जाता था। अंग्रेजों ने कानपुर को उन्नाव लखनऊ से जोड़ने के लिए 1875 में पुल का निर्माण कराया था। पुल के ढहने से इलाके में हड़कंप मच गया। लमसम 147 साल पुराना पुल है। ये पुल रात में ट्रेन की धमक से गिर गया। आधा पिलर पहले फटा हुआ था, उसके बाद में जरा सा लटका हुआ था, उसकी वजह से गिर गया। धमाका बहुत जोर का हुआ था, तभी गिर गया ये।
कई फिल्म की शूटिंग इस पुल पर हुई है। कानपुर कनकैया नीचे बहती गंगा में ये प्रसिद्ध लाइन इसी पुल को लेकर कही गई थी। आपको बता दें कि पुल को संरक्षित करने की बात चल रही थी, लेकिन इसे तोड़ा जाएगा या संरक्षित किया जाएगा, इसे लेकर अब तक कोई फैसला नहीं हो सका है। 2021 में रात 12 बजे जर्जर घोषित होने के बाद पुल को यातायात के लिए बंद कर दिया गया था। और ग्रेटर नोएडा में पार्किंग में खड़ी कार में आग लग गई। आग लगने के बाद लोगों में दहशत फैल गई। बिसरख थाना के शाहबेरी स्थित मयूर गोल्ड अपार्टमेंट बालाजी एनक्लेव की पार्किंग में देर रात आग लग गई। पार्किंग में लगी आग के चलते 2 कार, 2 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी जलकर राख हो गई। आग इतनी भयानक थी कि उसने पूरी बिल्डिंग को अपनी आगोश में ले लिया। आग लगने की वजह से तीसरे फ्लोर पर एक महिला के साथ 2 बच्चे भी आग में फंस गए, जिनको पुलिस और फायर यूनिट की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। गनीमत रही कि आग में कोई जनहानि नहीं हुई। आग किस वजह से लगी ये अभी पूरी तरह साफ नहीं हुआ। हालांकि शुरुआती जांच में कहा जा रहा है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। दरअसल कल देर रात बिसरख थाना के अंतर्गत मयूर गोल्ड अपार्टमेंट बालाजी एनक्लेव सोसाइटी शाहबेरी में पार्किंग में खड़ी एक कार में आग लगी, जिसमें पार्किंग में खड़ी 2 कार सहित 5 वाहन भी जल गए। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिसरख पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये किसी की साजिश तो नहीं थी। और आम आदमी पार्टी का स्थापना दिवस है आज। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं। कोई छोटी बात नहीं है कि गुजरात के चुनाव में प्रधानमंत्री जी को खुद एक स्कूल छोटा सा बना के उस क्लास में फोटो खिंचवाने जाना पड़ा। इसका मतलब स्कूल की राजनीति चल पड़ी है। लोग बात करते हैं कि भाई स्कूल का क्या किया तुमने, स्कूल के बारे में लोग पूछते हैं राजनीति में, तभी तो ये करना पड़ा। अस्पतालों के बारे में पूछते हैं तभी तो अस्पताल, तो स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़क, ये राजनीति के अंदर हम लोग लेके आए हैं। इस दौरान जैसा भी संदीप जी ने कहा, ढेरों ऐसे लाखों करोड़ों ऐसे चेहरे हैं जो कि कभी सामने नहीं आए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको टिकटें मिल गई, कोई मंत्री बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई एमएलए बन गया, कोई काउंसलर बन गया, लेकिन बहुत सारे लोग तो कुछ नहीं बने। वो लोग तो फिर भी आम आदमी पार्टी के लिए काम करते रहे। क्यों करते रहे? कहाँ से आया ये जुनून? एक बहुत बड़े नेता है हमारे देश के, वो कह रहे थे ये केजरीवाल पता नहीं क्या खिलाता है अपने कार्यकर्ताओं को कि वो जुनूनी रूप से काम करते हैं। हम कुछ खिलाते नहीं हैं, हम केवल देशभक्ति की भावना भरते हैं लोगों के अंदर। जब एक आम आदमी, एक आम वॉलंटियर आम आदमी पार्टी के लिए काम करता है तो वो ये सोच के काम नहीं करता कि मैं आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। वो ये सोच के काम नहीं करता कि मेरे को किसी को मुख्यमंत्री बनाना है या मंत्री बनाना है या आम आदमी पार्टी को सत्ता में, वो ये सोच के काम करता है मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ। देशभक्ति की भावना से काम करता है वो। और जब आदमी देशभक्ति की भावना से काम करता है फिर वो तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करने के लिए काम करता है। इसीलिए हम तो अपने कार्यकर्ताओं को कुछ दे नहीं सकते। दूसरी पार्टी वाले तो मेरे को पता चला कि वो तो पैसे भी देते हैं, तनख्वाह भी देते हैं, बड़ी बड़ी फौज उन्होंने। हम तो किसी को कुछ नहीं देते। हम तो यही कहते हैं भाई आप ही के बच्चे हैं, आप ही का देश है, अपना ही देश है, सबका देश है। अगर आम आदमी पार्टी के लिए काम करोगे तो और ज्यादा तरक्की होगी देश की, नहीं तो फिर जो ढांचा चल रहा है, ढर्रा चल रहा है, वो ढर्रा चलता रहेगा। और इस दौरान पिछले 12 साल में हर 6 महीने में ये एक बार आम आदमी पार्टी की श्रद्धांजलि तो कर ही देते हैं। ऑबिचुरी कहते हैं अंग्रेजी में कि भाई हाँ अब तो खत्म होने वाली है आम आदमी पार्टी, बस आखिरी दिन आ गए, वेंटिलेटर पे आम आदमी पार्टी, अब बस जाने वाली है आम आदमी पार्टी। मेरे को याद है सबसे पहली ऑबिचुरी लिखी गई थी 14 मई 2014 को। स्थापना दिवस के मौके पर अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। आगे बढ़ते हैं। डोडा जिले और कश्मीर की खूबसूरत वादियों में मौसम की पहली बर्फबारी का नजारा देखने को मिला है। एक रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। डोडा जिले के भद्रवाह में पहली बर्फबारी हुई। इससे क्षेत्र में 2 दिन से चल रहे शुष्क मौसम से राहत मिली। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से किसानों और पर्यटन से जुड़े लोगों के चेहरे खिल गए। राजौरी, पुंछ, रामबन और किश्तवाड़ समेत कई ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में भी बर्फ गिरी है। वहीं दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में जम्मू संभाग के पुंछ और राजौरी जिले से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण मुगल रोड के पीर की गली में भारी हिमपात हुआ है। इससे इस मार्ग पर यातायात बंद कर दिया गया, लेकिन शाम तक बर्फ हटा ली गई और यातायात बहाल कर दिया गया। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गुलमर्ग में शनिवार शाम से ही बर्फबारी शुरू हो गई थी।
कुपवाड़ा जिले के मच्छल और करनाह और बांदीपुरा जिले के तुलैल में भी बर्फ गिरी। श्रीनगर और बडगाम जिलों के कुछ हिस्सों सहित कश्मीर के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश भी हुई। मचेल के ऊपरी पहाड़ों पर भी काफी बर्फबारी हुई है। अंतरिक्ष की रेस में भारत न केवल बड़ी ताकत बन चुका है बल्कि लाखों युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा जरिया भी है। इसके अलावा भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो की कमाई देश की जीडीपी में बड़ा योगदान भी दे रही है। देखिए रिपोर्ट। स्पेस इकोनॉमी में भारत बड़ा प्लेयर बनकर उभरा है। 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के साथ ही भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को और रफ्तार मिली। आज इसरो अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए पूरी तरह सरकार पर निर्भर न रहकर खुद फंड्स का इंतजाम भी कर रहा है। इसरो अपनी सेवाओं के जरिए डॉलर में कमाई भी कर रहा है। इसरो चेयरमैन के मुताबिक 1 रुपए खर्च करने के बदले इसरो 2.5 रुपए कमाता है। इसरो और यूरोपीय स्पेस कंसल्टेंसी नोवा स्पेस की एक स्टडी के मुताबिक 2014 से 2024 के बीच भारतीय स्पेस सेक्टर ने देश की जीडीपी में $6,000 करोड़ का योगदान दिया। अंतरिक्ष कार्यक्रम पर खर्च किए गए $1 के बदले $2.54 की कमाई की। 2023 में भारतीय स्पेस सेक्टर से कमाई $630 करोड़ तक पहुंच गई। भारत अब दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी स्पेस इकोनॉमी बन गया है। यही नहीं, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने 47 लाख लोगों को रोजगार दिया है, जिसमें से 96,000 निजी और सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े हैं। भारत में निजी स्पेस कंपनियां 2020 में 54 थी, जिनकी संख्या 2024 में 400 से ज्यादा हो चुकी है।